साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो किसी की भी कल्पना से परे है। वहां इस समय जिस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पहली बार वहां की सत्ताधारी पार्टी डीएमके भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेक रही है। तमिलनाडु में जो सबसे कद्दावर नेता है स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, वो भी अन्नामलाई के आगे घुटने टेक रहे हैं। और इसका मतलब मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूं, आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ, अन्नामलाई का खौफ तमिलनाडु में डीएमके और उनके मुख्यमंत्री पर साफ नजर आ रहा है। और जब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो इन्होंने क्या किया है, पहले आप खबर देखिए। वहां पर तमिलनाडु में भाजपा से मुकाबला न कर पाने की स्थिति में डीएमके ने पूरा निशाना, मुख्यमंत्री समेत ये बात बता रहा हूं, वहां के गवर्नर पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। लगातार विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और स्टालिन ही नहीं, जिस नेता के मन में जो भी आ रहा है वही बोले जा रहा है। अभी एक हाल ही में बड़ा विवाद हुआ है, हिंदी मीडिया में इसकी खबर नहीं आई और अंग्रेजी मीडिया ने भी उस तरह से दिखाया नहीं। वहां के एक नेता हैं शिवाजी कृष्ण मूर्ति, उसने राज्यपाल पर अपशब्द कहे। देखिए क्या कहा है, ये एनआई का ट्वीट है। इफ ही रिफ्यूजेज टू अटर द नेम ऑफ अंबेडकर इन हिज असेंबली स्पीच, डोंट आई हैव द राइट टू असॉल्ट हिम। इफ यू डोंट रीड आउट द स्पीच गिवन बाय द गवर्नमेंट, गो टू कश्मीर and we will send terrorists so that they will gun you down। अब इसका हिंदी में अर्थ भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में अगर इस आदमी का मतलब राज्यपाल की बात कह रहे हैं कि अंबेडकर का नाम नहीं लिया तो क्या मुझे उसे स्लीपर से मारने का अधिकार मिलता है या नहीं। आप देखिए किस प्रकार का अपशब्द है। और आगे वो जो कहते हैं ना, वो और भी खतरनाक है। अगर तुम उनका नाम नहीं लेते हो तो तुम कश्मीर चले जाओ, हम खुद एक आतंकवादी भेजेंगे तुम्हें गोली मारने के लिए। अब जाहिर है राज्यपाल पर इतना बड़ा मतलब अपशब्द और इस तरह की बातें, तो तमिलनाडु के राजभवन ने, उनके सचिव ने तमिलनाडु पुलिस के सामने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने, जो तमिलनाडु की भाजपा इकाई है, उसने डीएमके के खिलाफ एकदम मोर्चा संभाल लिया। राज्य में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और सिंघम के नाम से भी कहे जाते हैं, कई वीडियो दिखा चुका हूं, अन्नामलाई ने इस मामले में तमिलनाडु के डीजीपी को पत्र लिखा और शिवाजी कृष्ण मूर्ति के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। अब देखिए कि तमिलनाडु में भाजपा की औकात क्या है, ये तो सब बताते रहे, समझाते रहे, लेकिन स्थिति देखिए, इस चिट्ठी लिखने से कोई फायदा होता क्या, आपको क्या लगता है। लेकिन हुआ, डीएमके पूरी तरह से दबाव में आ गई और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इतने दबाव में आ गए स्टालिन, कि अपने दिग्गज नेता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। क्या इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और सिर्फ पार्टी से सस्पेंड नहीं किया, जितनी भी जिम्मेदारियां दी गई थी इस नेता को, उन सारी जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त कर दिया गया। डीएमके नेता शिवाजी कृष्ण मूर्ति पर कार्रवाई के बाद हो सकता है अधिकांश लोग संतुष्ट हो जाएं, लेकिन कुछ सवाल अधूरे रह गए, उसके जवाब नहीं मिले। एक डीएमके नेता ने इतनी बड़ी बात कही, कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस प्रकार से उसने कश्मीर जाने की बात कही और वहां पर आतंकी से गोली चलवाने की बात कही, यह अपने आप में एक गंभीर सवाल पैदा करता है। सवाल यह है कि क्या कश्मीर के आतंकियों से इनका कोई संबंध है जो इनके बोलने पर गोली चला देंगे। आपको कुछ मैं ट्वीट दिखा रहा हूं, देखिए लोगों ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों को आपके सामने रख रहा हूं कि क्या उन हैंडलर्स से इनका कोई संबंध है, क्या तमिलनाडु की धरती से इनका संबंध हो गया। यह अपने आप में गंभीर सवाल है। और दूसरा सवाल कि क्या कश्मीर में सिर्फ आतंकवादी होते हैं। भाई आप ये क्यों, मतलब कोई और भी जगह का नाम ले सकते थे, अपने ही किसी आसपास की जगह का आपने कश्मीर का नाम क्यों लिया। कि
कि क्या सारे लोग जो वहां रहते हैं वो आतंकवादी ही हैं। एक बात याद रखिए, अब जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप समझिए कि ये कितना बड़ा संबंध है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों की पार्टनरशिप है। ये दोनों गठबंधन में चुनाव इन लोगों ने लड़ा और आज भी साथ हैं। अब आप समझिए कि तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वहां जो विवादास्पद पादरी है जॉर्ज पोनैया, उससे ऐसा कौन सा मंत्र लेकर के वो निकले हैं कि वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे जो उदयनिधि स्टालिन है और मंत्री हैं, वो पहले नास्तिक थे और अचानक से वो ईसाई बन गए और ईसाई बन करके लोगों को धमका रहे हैं, हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप समझिए कि वही राहुल गांधी, ये तो क्रिश्चियन वाला कनेक्शन है, वही राहुल गांधी इस समय एक बड़ी बात कह रहे हैं। जिस कश्मीर में लाल चौक पर हर वक्त तिरंगा फहराया जाता है और आप कभी भी देख सकते हैं रिपोर्ट में जाकर के, वहां के लिए राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं। आपने सुना कि नहीं ये बयान सुनिए आप पहले। ये जो तिरंगा है ना, ये श्रीनगर में जाके हम इसको लहराएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अब उसी कश्मीर घाटी का नाम लेकर डीएम के नेता धमका रहे हैं राज्यपाल को। अब तो मैं यही कहूंगा ना राहुल गांधी को और इनके सहयोगियों को, खास करके डीएमके को, कि अगर आपको कुछ बोलना ही था तो कश्मीर का नाम आपने क्यों लिया? आपको लेना था तो पीओके का नाम लेना था, जो कश्मीर पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है। और राहुल गांधी को अगर भारत जोड़ना ही था तो उनको कायदे से पीओके से जाकर के जोड़ना चाहिए था। और दोस्तों याद रखिए, इन लोगों से ज्यादा समझदार तो पाकिस्तान वाले हैं, जो ये जानते हैं कि कश्मीर से अब खत्म हो गया नाता, अब तो पीओके भी छीनने वाला है। इमरान खान का बयान है, ये आज बड़ा महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक और बयान सुना देता हूं। ये जनाब तो इस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, सुन लीजिए। ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे, हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की। खैर, इनको रहने दीजिए। आपको मैं दोबारा तमिलनाडु की राजनीति में लेकर आता हूं। भाजपा को हराने के लिए जब डीएमके को कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो उसने राहुल गांधी वाला एक और तरीका अपना लिया है, लड़ाई करवा दो, चाहे वो लोगों के बीच लड़ाओ, चाहे जातियों में लड़ाओ। अब उन्होंने राज्यों के बीच लड़ाने वाला फॉर्मूला शुरू कर दिया है। राज्यपाल पर हमला करते करते ये किया जा रहा है। आप देख लीजिए डीएमके ने किस प्रकार से इसे तमिलनाडु बनाम बिहार की लड़ाई में तब्दील कर दिया। जानते हैं क्या कह रहे हैं कि ये जो रवि हैं वो बिहार से आए होंगे, जो पानी पूड़ी सोन पापड़ी बेचते थे। मतलब आप समझिए किस तरीके से राज्य का नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये बांटो और राज करो की जो नीति है ना, रणनीति, ये वही रणनीति है जो राहुल गांधी ने अपनाई थी और संसद में खड़े होकर के दक्षिण भारत के लिए बात कही थी और हर जगह दक्षिण भारत और उत्तर भारत को लड़ाने की वो बात करते थे, कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, इससे अगर दोनों राज्यों के लोग भड़क गए, जो कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए ट्वीट, अगर लोग भड़क गए तो क्या होगा? दोनों के बीच मतभेद होगा और दोनों राज्यों के लोगों के बीच मतभेद होगा। तो इससे किसको फायदा होगा? इससे डीएमके को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। अब आप ये मत समझिए कि ये जो फायदा है वो ऐसा नहीं कि एकदम से चुनाव जीत जाएंगे, 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बल्कि इनका फायदा यह होगा कि किसी प्रकार से अगर दो राज्यों के बीच, दो जातियों के बीच, दो समुदायों के बीच लड़ाई हो गई तो एक ही समुदाय को तो भाजपा अपने साथ रख पाएगी। और इसका असर यह होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 2-4 सीटें भी कम हो गई तो मोदी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है।
ये रणनीति तो आपको सुनाया था ना मैंने, सुन लीजिए। सिर्फ 30 और 32 सीटें कम करनी है, बहुत बड़ा काम नहीं है। वैसे अब ये बयान तो बड़ा खतरनाक है, इसको 2024 तक याद रखिएगा। लेकिन आप याद रखिए कि तमिलनाडु की राजनीति इस समय इस कदर बदल चुकी है कि पूरा का पूरा ध्यान जो तमिलनाडु में सरकार है, स्टालिन की सरकार है, डीएमके की सरकार है, वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अन्नामलाई के पीछे पड़ी है, भाजपा के पीछे पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने में पूरी पार्टी लगी हुई है। अभी एक और बयान कुछ ही दिन पहले की बात है, आपकी शायद नजर नहीं पड़ी होगी। डीएमके के एक एमएलए ने यह कह दिया चर्चा में आने के लिए कि पीएम मोदी ने जयललिता की हत्या की है। आप ये रिपोर्ट देखिए, पीएम मोदी किल्ड जयललिता। क्या कहेंगे आप इसको? अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर भाजपा से लोगों की उम्मीदें क्यों जग रही है, क्यों भाजपा के प्रति जुड़ाव पैदा हो रहा है। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि अन्नामलाई के प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो काफी बढ़ रहा है। लेकिन आप ये आज समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस लड़ाई झगड़े से इतर उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में आपको समझना होगा। ये जो पूरी की पूरी मानसिकता है ना कांग्रेस और इनके एलाइज की, उसमें एक मकसद है इनका कि किसी ना किसी प्रकार से हिंदुत्व की संस्कृति को खत्म कर दो। और इसी रणनीति पर तमिलनाडु में काम चल रहा है। इससे लोग हिले हुए हैं। तमिलनाडु की सत्ता में बैठा हुआ जो स्टालिन परिवार है वो खुद को क्रिश्चियन बताकर दूसरे धर्म के लोगों को धमका रहा है, उसे अपमानित कर रहा है। यह आपको मैं दिखा चुका हूं। लेकिन साथ ही साथ वक्फ बोर्ड का जो खेल है ना वो भी किसी से छिपा नहीं है। सरकार की सरपरस्ती में 1500 साल पुराने मंदिर और पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद एक और खबर सामने आई, किसी मीडिया में मुझे नहीं दिखा, मैंने काफी चेक किया दोस्तों, ये खबर भी डराने वाली है। आप देख लीजिए, ट्विटर पे ये खबर मैंने देखी है। एक सज्जन ने बताया कि तमिलनाडु में आरकट में जहां हिंदू परिवार 100 साल से भी अधिक समय से खेती कर रहा है, उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा घोषित कर दिया और रातों रात पुलिस ने हिंदू परिवारों का पट्टा कैंसिल कर दिया। यह है खबर। अभी उत्तराखंड में जब रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे किए हुए लोगों को हटाया जा रहा था तो सारी की सारी लेफ्ट लिबरल मीडिया उसके पीछे टूट पड़ी थी। अदालत ने भी रोक लगा दी। यहां किसी की नजर नहीं है। सारे के सारे हिंदू परिवारों की 100 साल पुरानी जमीन, खेती की जमीन को छीन लिया गया। और इस ट्वीट के बाद एक सज्जन ने इसमें लिखा, आप देखिए, माई फैमिली इज ऑल्सो वन ऑफ द अफेक्टेड लैंड ऑनर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड्स इन आरकट without prior information and valid documents proof pattas have been changed overnight affecting livelihoods of many farmers। अब आप सोचिए, जो किसान, जिन किसानों के परिवारों का जीवन सिर्फ खेती से चलता है, उसे वक्फ बोर्ड ने रातों रात अपने कब्जे में ले लिया। सरकार भी उसके साथ खड़ी रही। पूरी बातचीत है, आप देख लीजिए। कहीं मीडिया में यह खबर दिखती नहीं है। साथियों, अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की जिस नीति की नींव भारत में रखी थी, उन्हीं अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद दशकों तक उसी नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। बांटो और राज करो की इस नीति के तहत ही कांग्रेस ने दशकों तक बिना कोई विकास कार्य किए इस देश की सत्ता पर कब्जा बनाए रखा। आप याद कीजिए, गरीबी हटाओ का नारा आज का नहीं है, इंदिरा गांधी ने दिया था। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस सत्ता में बनी रही। ये बांटो और राज करो की नीति ही थी, जिसे बाद में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों ने उठाने की कोशिश की। और आज उसी नीति का कुपरिणाम है कि इस देश के लोग एक मत कई मायनों में नहीं हो पाते हैं। लोग, नेता उन्हें भड़काते हैं और वो भड़क भी जाते हैं कुछ लोग। लेकिन अच्छी बात, सुखद बात यह है कि अब इस देश की बहुत बड़ी आबादी इस बात को समझ रही है, वो सचेत हो रही है। और यही एक शुभ संकेत है
यही तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।